हेलो एवरीवन, माय नेम इज भावना तनवर एंड आज हम पढ़ेंगे टॉपिक 9 ऑफ द पीपीए दैट इज ट्रांसफर ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ अ लिटिगेशन। सो इस टॉपिक में सबसे पहले हम देखेंगे द डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस। लिस पेंडेंस हमारे सेक्शन 52 ऑफ द पीपीए में गिवन है। सो इन सिंपल टर्म्स इस डॉक्ट्राइन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रॉपर्टी पे कोई भी केस चल रहा है, कोई भी सूट या कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है किसी भी कोर्ट में, कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन के कोर्ट में, तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर राम और श्याम के बीच में केस चल रहा है किसी भी प्रॉपर्टी को लेके, सो उन दोनों में से कोई भी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकता है। उस प्रॉपर्टी को सेल, मॉर्टगेज, गिफ्ट, लीज, एक्सचेंज कुछ भी नहीं कर सकता है उस प्रॉपर्टी के साथ, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है। उसके बाद हम इसमें कोल्यूसिव सूट्स के बारे में भी देखेंगे, वो मैं आगे बताऊंगी। और फिर हम देखेंगे कि हम सूट की कमेंसमेंट कब सूट शुरू होता है, कब वो कंक्लूड होता है, हम कब से देखेंगे और कब तक देखेंगे। फिर हम इसमें कुछ केसेस भी देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। So, section 52 is based on the doctrine of lis pendens. lis का मतलब होता है सूट, pendens मतलब पेंडिंग। सो ये डॉक्ट्राइन हमें बताती है कि अगर कोई भी सूट, कोई भी केस, कोई भी प्रोसीडिंग किसी भी कोर्ट में पेंडिंग है तो क्या होगा। सो ये डॉक्ट्राइन एक लैटिन मैगजीन पे बेस्ड है जो कि है ut lite pendente light। ड्यूरिंग लिटिगेशन नो न्यू राइट शुड बी इंट्रोड्यूस। मतलब अगर किसी भी केस में लिटिगेशन चल रही है कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन के कोर्ट में, तो उसमें हम कोई भी न्यू राइट्स इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। मतलब हम उस प्रॉपर्टी को किसी भी पर्सन को ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है तो उस पर्सन के भी उसमें राइट्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर दो पर्सन के बीच में, जैसे ए और बी के बीच में केस चल रहा है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर ए सी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देता है तो सी के उस प्रॉपर्टी में राइट्स आ जाएंगे। तो क्या बी को फिर सी के अगेंस्ट फाइल करना पड़ेगा केस, देन सी उसे डी को ट्रांसफर कर देगा, तो बी को फिर डी के अगेंस्ट फाइल करना पड़ेगा केस। फिर तो ए वर्सेस बी, फिर बी वर्सेस सी, फिर बी वर्सेस डी, ऐसे हमारे केस चलते ही चले जाएंगे और उसका कभी कोई एंड नहीं होगा और जस्टिस सर्व नहीं होगी। इसीलिए इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कोर्ट सेक्शन 52 says that no property can be transferred during the pendency of a suit। ठीक है। सो ये डॉक्ट्राइन बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस पे बेस्ड है। कोर्ट में हमारे इयर्स और टाइम वेस्ट ना हो सालों के लिए, ये डॉक्ट्राइन इसीलिए है। तो सेक्शन 52 ऑफ द टीपीए सेज ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयर टू। तो वो हमें बताता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे कोई भी सूट पेंडिंग है तो क्या होगा। सो इट सेज ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट हैविंग अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया, कोई भी सूट पेंडिंग है किसी भी कोर्ट में, हैविंग विद इन द अथॉरिटी विद इन द लिमिट्स ऑफ इंडिया, इंडिया के कोई भी कोर्ट में, और स्टैब्लिश्ड बियॉन्ड सच लिमिट, अगर बाहर का भी कोई कोर्ट है लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है, उसमें कोई भी सूट या प्रोसीडिंग चल रही है विच इज नॉट कल्यूसिव, वो सूट और प्रोसीडिंग कल्यूसिव नहीं होनी चाहिए। कल्यूसिव मतलब फ्रॉड या कॉन्स्पिरेसी से करा हुआ कोई सूट। फॉर एग्जाम्पल दो पर्सन आपस में कॉन्स्पायर करते हैं कि हम एक दूसरे के ऊपर सूट फाइल कर देंगे, ठीक है, और फिर उसमें से एक पर्सन वो प्रॉपर्टी थर्ड पर्सन को सेल कर देता है। सो फिर कोर्ट डिक्लेयर करता है ये सेल तो वैलिड नहीं है, लेकिन जो उससे पैसे आते हैं वो दोनों आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सो बेसिकली फ्रॉड करने के लिए अगर उन्होंने वो सूट और प्रोसीडिंग फाइल करी है तो वो इसके अंदर नहीं आएगी, सेक्शन 52 के अंदर। सेक्शन 52 उसे वॉइड डिक्लेयर नहीं करेगा। ठीक है। अगर वो कल्यूसिव सेल है, कल्यूसिव सूट के अंदर कोई सेल करी गई है तो वो सेल वैलिड मानी जाएगी। ठीक है। कोई भी सूट और प्रोसीडिंग कल्यूसिव नहीं होना चाहिए। in which any right to immovable property is directly or specifically in question। जो सूट है वो immovable property से related होना चाहिए। मतलब उसमें immovable property, वही प्रॉपर्टी जिसे सेल कर रहे हैं वही प्रॉपर्टी डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन होनी चाहिए। ये नहीं कि कोई और प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है, सेल कोई और कर दी, दैट इज नॉट द केस। ठीक है। सो द प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हो सकती है, और अदरवाइज डेल्ट विद। अदरवाइज डेल्ट विद मतलब इसमें पार्टीशन ये सब भी कवर होता है, क्योंकि ट्रांसफर तो इंटरवाइवस होता है, मतलब
इसमें विल वगैरह पार्टीशन ये सब भी कवर होता है, ठीक है। विद बाय एनी पर्सन टू अ सूट ऑफ प्रोसीडिंग सो एज टू अफेक्ट द राइट्स ऑफ एनी अदर पार्टी, मतलब दूसरे पर्सन की राइट्स अफेक्ट ना हो, ऐसे कोई भी पार्टी, दोनों में से कोई भी पार्टी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकती है। देयर टू अंडर एनी डिग्री और ऑर्डर विच मे बी मेड देयर इन एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट ऑन सच टर्म्स एज इट मे इम्पोज, लेकिन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है अंडर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट। बेसिकली इस डॉक्ट्राइन का एक्सेप्शन है कि अगर परमिशन ऑफ द कोर्ट है तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है। कोर्ट कुछ कंडीशंस भी इम्पोज कर सकता है जो पर्सन प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है उसे अबाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। सो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती है अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो, ठीक है। और वो जो केस है वो कल्यूसिव नहीं होना चाहिए और उसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन होनी चाहिए। सो बेसिकली इस डॉक्ट्राइन के सेक्शन 52 के अंदर एसेंशियल्स हैं। सबसे पहले पेंडेंसी ऑफ अ सूट, जो सूट है वो पेंडिंग होना चाहिए। दूसरा, कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में होना चाहिए। थर्ड, वो कल्यूसिव नहीं होना चाहिए। अगर वो सूट कल्यूसिव हुआ तो वो सेल वैलिड मानी जाएगी, वो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा, ठीक है। वो सेक्शन 52 से हिट नहीं होगा। फोर्थली, इमूवेबल प्रॉपर्टी, उस सूट में वही प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी डायरेक्टली और स्पेसिफिकली इन क्वेश्चन होनी चाहिए। फोर्थ, वो ट्रांसफर नहीं करी जा सकते और अदरवाइज डेल्ट विद। लास्ट इज एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी ऑफ कोर्ट, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है अगर कोर्ट परमिशन दे देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी पे कोई केस चल रहा है और वो इंसान फॉर एग्जाम्पल अगर वो ही इज नॉट वेल और फॉर एग्जाम्पल वो किसी फॉरेन अब्रॉड में शिफ्ट हो रहा है, किसी फॉरेन कंट्री में वो शिफ्ट हो रहा है, तो वो पर्सन अपनी कोर्ट से परमिशन लेता है कि मैं इस प्रॉपर्टी को किसी को ट्रांसफर करना चाहता हूँ और फिर वो इंसान इस केस को देखेगा। तो वो अगर कोर्ट परमिशन दे देती है, अब कंडीशंस लगा के कुछ भी कोर्ट देख के परमिशन दे देती है तो वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है। लेकिन अगर वो फर्स्ट वाला इंसान जो ओरिजिनल ओनर था अगर वो हार जाता है तो जिसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई वो भी हार जाएगा, ठीक है। if the decision is unfavorable to the earlier party then it will also be unfavorable to the new party. So if the transferee loses the transferor also lose. अगर पहला वाला इंसान हार जाता है तो दूसरा भी पर्सन हार जाएगा, ठीक है, उस केस को। सो ये डॉक्ट्राइन एक पर्सन को केस फाइल करने से ओवर द ईयर अगेन एंड अगेन प्रिवेंट करती है। बेसिकली ये एक स्टेटस को ऑर्डर लगा देती है प्रॉपर्टी पे, ठीक है, कि उस पे एक स्टे ऑर्डर लग गया, उस प्रॉपर्टी के साथ आप न्यू राइट्स क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो जो ये सेक्शन है सेक्शन 52, उसमें जो वर्ड एक्टिव प्रोसिक्यूशन है वो 1929 में अमेंड किया गया था विद द वर्ड पेंडेंसी। इसे एक्टिव प्रोसिक्यूशन को पेंडेंसी से रिप्लेस किया गया था, ठीक है। सो कोर्ट सूट कल्यूसिव नहीं होना चाहिए, परमिशन ऑफ द कोर्ट से ट्रांसफर होता है और अगर ट्रांसफर कर दिया गया है, अगर ट्रांसफर कर देता है कोर्ट की परमिशन से, अगर कोर्ट की परमिशन के बिना ट्रांसफर किया तो वो वॉइड नहीं होगा, वो वॉइडेबल होगा, क्योंकि अगर बाद में कोर्ट परमिशन दे देता है तो वो सेल वैलिड मानी जाएगी, ठीक है। अगर कल्यूसिव है तो वो सेल वैलिड है, अगर नॉन कल्यूसिव है, नॉट कल्यूसिव होनी चाहिए वो, ठीक है, फिर ही सेक्शन 52 से हिट करेगा। सो ये सेक्शन रूल बनाता है कि ऑल द एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज सब्जेक्ट टू डिसीजन ऑफ द कोर्ट। जो भी कोर्ट डिसीजन देगा उसके अकॉर्डिंग वो प्रॉपर्टी आगे डील होगी, तब तक वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती है, ठीक है। लेकिन राइट टू लिटिगेट ट्रांसफर कर सकते हैं परमिशन ऑफ द कोर्ट से, कि मैं कहीं बाहर जा रहा हूं तो मैं इस पर्सन, फॉर एग्जाम्पल कि कोई पर्सन अपने लॉयर को अपना राइट दे देता है तो वो किया जा सकता है कोर्ट के परमिशन से। सो नाउ अब हम सेक्शन 52 की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो सेक्शन 52 की एक्सप्लेनेशन हमें बताती है कि कब हम सूट के कमेंसमेंट, कब सूट शुरू हुआ है और कब सूट फाइनल हुआ है, कब उसकी हम एंड देखेंगे, कब हम उसे बिगनिंग देखेंगे, कब हम उसका एंड देखेंगे, हमें सेक्शन 52 की एक्सप्लेनेशन बताती है। सो इट सेज फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन द पेंडेंसी ऑफ अ सूट और प्रोसीडिंग शैल बी डीम्ड टू कमेंस फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेन। जब प्लेंट प्रेजेंट करी जाएगी उसी दिन से उसकी कमेंसमेंट हम मानेंगे, और द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ प्रोसीडिंग इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, जब इंस्टीट्यूशन होगी प्रोसीडिंग की इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
अगर केस कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में फाइल नहीं है तो सेक्शन 52 विल नॉट बी एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई केस गलत कोर्ट में फाइल कर दिया है और तब जब तक वो सही कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में फाइल किया जाएगा, उससे पहले वो प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर कर दिए तो वो ट्रांसफर वैलिड माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम कमेंसमेंट तब से ही देखेंगे जब जो प्लेंट है वो कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन के कोर्ट में फाइल की जाएगी। एंड टू कंटिन्यू अंटिल द सूट प्रोसीडिंग हैज बीन डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ फाइनल डिग्री, तब तक कंटिन्यू होगी जब तक वो फाइनल डिग्री से डिस्पोज, एकदम लास्ट जो हमारा रेमेडी है उससे डिस्पोज ऑफ करी जा सकती है। और ऑर्डर एंड कंप्लीट सेटिस्फैक्शन और डिस्चार्ज ऑफ सच डिग्री और ऑर्डर हैज बीन ऑब्टेन्ड, तब तक जब तक उसका फाइनल डिग्री एकदम सबसे कंप्लीट सेटिस्फैक्शन डिस्चार्ज हो चुका है, तब तक डॉक्ट्राइन ऑफ लिस्ट पेंडेंस सेक्शन 52 एप्लीकेबल रहेगा और हैज बिकम अनऑब्टेनेबल बाय रीजन ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ लिमिटेशन, या फिर जो लिमिटेशन पीरियड है वो एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मूवेबल प्रॉपर्टी के केस में 3 इयर्स का लिमिटेशन पीरियड होता है सूट फाइल करने का। अगर 3 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं तो फिर सेक्शन 52 एप्लीकेबल नहीं होगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है। ठीक है, सो कमेंसमेंट ऑफ अ सूट कब से है? फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द केस इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन। एंड ऑफ द सूट कब खत्म माना जाएगा? टिल द सूट इज डिस्पोज्ड ऑफ बाय अ फाइनल डिग्री ऑर्डर, टिल द लास्ट एपेलेट कोर्ट गिव्स अ जजमेंट, या फिर एक्सपायर हो चुका है लिमिटेशन पीरियड, दोनों में से कोई भी चीज हो, और इसमें यूज किया कोई भी एक चीज हो गई हो तो एंड माना जाएगा। ठीक है, एंड के बाद प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा सकती है। जो कॉमेंसमेंट ऑफ सूट और एंड है उसके बीच के पीरियड में सेक्शन 52 एप्लीकेबल होगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करी जा सकती है। ये 52 जो है वो अपील्स, एग्जीक्यूशन, इन सब केसेस में भी एप्लीकेबल होता है टिल द फाइनल रेमेडी इज डिस्पोज्ड ऑफ। So in American jurisprudence, it's a book. In it, lis pendens is defined as the jurisdiction, power, or control that the courts have during the pendency of an action over the property involved therein. Basically, lis pendens का मतलब कि lis pendens एक jurisdiction है, एक पावर है, एक कंट्रोल है कोर्ट का। अगर कोई सूट पेंडिंग है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कोर्ट का कंट्रोल है, जुरिस्डिक्शन है, यही लिस पेंडेंस का मतलब है। ठीक है, सो इस डॉक्ट्राइन के पीछे जूरिस्प्रूडेंस है जो इस डॉक्ट्राइन का, उसके 2 थ्योरीज बेसिकली माने जाते हैं, द बेसिस ऑफ दिस डॉक्ट्राइन। सबसे पहला थ्योरी है इट इज अ नोटिस टू द वर्ल्ड। बेसिकली ये जो डॉक्ट्राइन है वो पूरे वर्ल्ड के लिए एक नोटिस है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे केस चल रहा है और वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है, तो जो उस प्रॉपर्टी का डिसीजन होगा वो जो ट्रांसफरर होगा उस पे भी एप्लीकेबल होगा। एक नोटिस देता है पूरे वर्ल्ड को। ठीक है, और जो भी जजमेंट आएगा उससे वो जो भी पर्सन इस प्रॉपर्टी को लेगा उस पे भी वो बाइंडिंग होगा। दूसरा जो बेसिस है वो है इट इज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। मतलब ये डॉक्ट्राइन ये नेसेसिटी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है, जो किसी भी जो लिटिगेंट्स है उनको कंट्रोवर्सी से बेसिकली बचाती है। सो इट प्रिवेंट्स न्यू पीपल फ्रॉम गेटिंग इन्वॉल्व इन द प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई तो जो न्यू पर्सन है उसके भी न्यू राइट्स उस प्रॉपर्टी में क्रिएट हो जाएंगे, तो उसके अगेंस्ट भी फिर केस फाइल करना पड़ेगा। तो ऐसे नए नए सूट आते रहेंगे। सो मतलब बहुत ज्यादा इम्प्रैक्टिकेबल हो जाएगा कि कभी भी जस्टिस और इक्विटी के प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए। सो इसीलिए जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंट है वो सक्सेसिव एलियनेशन ऑफ प्रॉपर्टी को प्रिवेंट करता है। ठीक है, ताकि अनदर सूट जो है वो कमेंस ना हो, ताकि जो नए लोग हैं वो इन्वॉल्व ना हो केस में। सो इसीलिए जो ये डॉक्ट्राइन है इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेसेसिटी एज अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। सो इसके 2 थ्योरीज हैं जूरिस्प्रूडेंस के। So now we look into the cases. The first case is Supreme General Films Exchange Limited versus Maharaja Sir Brijnath Singh Ji Dev. So इस प्रॉपर्टी में एक ओरिजिनल ओनर होते हैं, एक थिएटर होता है, उसके ओरिजिनल ओनर होते हैं। वो प्लेंटिफ हमारे महाराजा सर बृजनाथ है, उनके साथ एक मॉर्गेज डीड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, 2,50,000 में, और उनके बदले वो उन्हें अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करते हैं। तो जो ये है प्लेंटिफ
महाराजा सर वो उस प्रॉपर्टी को वो अमाउंट को रिकवर नहीं कर पाते, ठीक है। सो अमाउंट नहीं रिकवर कर पाते तो वो सूट इंस्टीट्यूट कर देते हैं मॉर्टगेजर के अगेंस्ट, जो ओरिजिनल ओनर होता है उसके अगेंस्ट 1951 में सूट इंस्टीट्यूट कर देते हैं। जो सूट की जो डिग्री है वो 1960 में आती है। सो जो एपेलेंट है वो हमारे लेसी हैं, सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज लिमिटेड, वो हमारे एपेलेंट लेसी हैं। वो बोलते हैं कि इस प्रॉपर्टी में हम टेनेंट है, ठीक है। हमने 1940 में एक अनरजिस्टर्ड लीज जो थी वो एग्जीक्यूट करी थी, जिसके अंदर इस प्रॉपर्टी में हम टेनेंट है। जो लीज 1946 में एक्सपायर हो गई थी, ठीक है। फिर 1956 तक कोई भी फर्दर लीज एग्जीक्यूट नहीं करी गई थी, लेकिन 1956 में उसी लीज डीड को हमने रिन्यू कराया था, ठीक है, रजिस्टर्ड सेल डीड के अंदर। सो जो रिन्यू करी थी उसके बाद हमें 1956 से 1964 तक वो लीज डीड 8 इयर्स के लिए मिल गई है, लीज मिल गई है हमें 8 इयर्स के लिए, और हमारे पास ऑप्शन ऑफ रिन्यूअल भी है, ठीक है। सो जो प्लेंटिफ है वो केस फाइल करता है कि जो लीज है 1956 की वो वॉइड है एज इट इज हिट बाय सेक्शन 52 ऑफ द टीपीए, क्योंकि जब जो सूट था महाराजा सर और ओरिजिनल ओनर के बीच में, जब सूट पेंडिंग था कोर्ट में 1951 और 1960 तक, उसके बीच में जब सूट पेंडिंग था, तब वो लीज डीड जो है वो जब रिन्यू कराई गई है 1956 में वो लीज डीड रिन्यू हुई, उस टाइम तो केस पेंडिंग था। लेकिन जो एपेलेंट है सुप्रीम जनरल फिल्म्स एक्सचेंज लिमिटेड, वो बोलते हैं कि जो ये लीज डीड थी तो बस रिन्यू कराई गई थी, ये तो पहले से ही थी, तो जो रिन्यू कराई गई है वो सेक्शन 52 से हिट नहीं होगा। सो बेसिकली इश्यू ये है इस केस में कि जो रिन्यूअल ऑफ द लीज डीड है, वेदर इट इज हिट बाय सेक्शन 52 ऑफ टीपीए और नॉट। सो जो सुप्रीम कोर्ट है वो टेनेंट के कंटेंशन को रिजेक्ट करता है। कोर्ट बोलता है कि जो ओल्ड लीज डीड है वो सिर्फ वो वैलिड ही नहीं है लॉ में, क्योंकि वो अनरजिस्टर्ड थी, और जब लीज इतने लंबे समय तक कराई जाती है तो इट इज मैंडेटरी इन द लॉ टू गेट इट रजिस्टर्ड, अदरवाइज वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। सो कोर्ट से जो न्यू लीज डीड है वो सिर्फ एक एनफोर्समेंट नहीं है ऑफ एन एंटीसीडेंट और अ प्री एग्जिस्टिंग राइट। जो न्यू लीज डीड है वो पूरी तरीके से न्यू राइट्स क्रिएट करती है। सो जो कोर्ट से इसकी जो 1940 में थी वो ओल्ड लीज डीड थी, 1950 से लेके 1956 से लेके 54 से लेके 1954 से लेके 1960 तक कोर्ट में केस पेंडिंग था, और 1956 में रिन्यू कराई गई। सो वो सेक्शन 52 से हिट होगी कोर्ट से, क्योंकि जो लीज है उसे रिन्यू करने से पहले कोर्ट के परमिशन लेना मैंडेटरी था। सो कोर्ट सेज एनीथिंग विद रिगार्ड टू इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन विच अ केस इज पेंडिंग, द परमिशन ऑफ द कोर्ट शुड बी टेकन। सो कोर्ट सेड कि परमिशन ऑफ द कोर्ट नहीं ली गई थी तो लीज इज वॉइड। सो कोर्ट इवन सेज दैट इवन द रिन्यूअल ऑफ द लीज हैज टू हैपन विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट। सो जो रिन्यूअल ऑफ द लीज डीड था वो कोर्ट के परमिशन से नहीं करा गया था, सो वो लीज डीड फाइनली कोर्ट ने बोला वैलिड नहीं है। कोर्ट सेट ऑल्सो सेट कि जो अगर 1954 से उसे रिन्यू कराया जाता, 1954 के पहले उसे रिन्यू कराया जाता तो उसे वैलिड मानते, लेकिन वो नहीं कराई गई, और उस टाइम पे केस पेंडिंग था जब उसे रिन्यू कराया गया, तो और उसने पूरी तरीके से न्यू राइट्स क्रिएट करे। सो वो जो लीज डीड है वो वैलिड नहीं मानी जाएगी, और द टेनेंट हैज टू वेकेट द प्रॉपर्टी, देयरफॉर द अपील इज डिसमिस्ड। So now we look into the second case. जो second case है वो है गोपाला पिल्लाई वर्सेस अय्यप्पन कृष्णन। तो इस केस में एपेलेंट और रिस्पोंडेंट के आपस में कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट होता है। सो जो प्लेंट है वो फाइल करी जाती है कोर्ट में, लेकिन जो प्लेंट है वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन के कोर्ट में फाइल नहीं करी गई थी, और जो प्लेंट है वो रिटर्न कर दी जाती है, क्योंकि जो पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन होता है वो सही नहीं होता है। सो दो टाइप की ज्यूरिस्डिक्शन होते हैं, टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन और पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन। पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन मतलब उस कोर्ट के पास उतने फाइनेंशियल जो मनी है उसके केसेस को ट्राई करने का ज्यूरिस्डिक्शन है या नहीं। सो जो प्लेन थी वो रॉन्ग पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन के कोर्ट में फाइल करी गई थी, तो इट वाज रिटर्न बैक फॉर द वांट ऑफ पेक्यूनियरी ज्यूरिस्डिक्शन। सो जब तक जो वो प्लेन थे दोबारा वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन के कोर्ट में फाइल करी गई थी, तो जो एपेलेंट है, जो रिस्पोंडेंट है, उन्होंने जो प्रॉपर्टी है वो गिफ्ट कर दी गई थी अपनी मदर को। सो अपनी मदर को उन्होंने प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी जब तक कॉम्पिटेंट ज्यूरिस्डिक्शन के
कोर्ट में केस फाइल करा गया। सो जो केस था कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में वो 29 नवंबर 1905 को फाइल किया गया और जो गिफ्ट डीड थी वो 3 जुलाई 1905 को एग्जीक्यूट करी गई मदर के फेवर में बाय द रिस्पोंडेंट। सो जो डिस्प्यूट बेसिकली इस इश्यू ये था इस केस का कि जो गिफ्ट डीड है 3 जुलाई 1905 की, क्या वो लिस पेंडेंस की डॉक्ट्राइन सेक्शन 52 से हिट होती है या नहीं होती है। So the court said that the doctrine of lis pendens is based on the principle of necessity. वो बहुत ज्यादा important है as a matter of public policy, ताकि जो केस है वो कोर्ट में चलता ही ना रहे। इट प्रिवेंट्स लिटिगेंट्स फ्रॉम डिस्पोजिंग ऑफ द प्रॉपर्टी इन कंट्रोवर्सी, ताकि जो कोर्ट की डिग्री है उसके अगेंस्ट जो एग्जीक्यूशन है वो हो ना पाए, उससे इंटरफेयर ना हो, इसीलिए डॉक्ट्राइन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। सो कोर्ट सेड आल्सो सेड कि जो 1929 में था जो वर्ड एक्टिव प्रोसिक्यूशन था वो रिप्लेस किया गया था विद द वर्ड पेंडेंसी। सो कोर्ट आल्सो लुक्ड इनटू एक्सप्लेनेशन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सप्लेनेशन सेज, जैसे मैंने बताया था कि commencement of a suit कब माना जाएगा, फ्रॉम द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट इन अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन। सो जो प्लेंट है वो कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में करी जानी चाहिए फाइल, और वो कब तक कंटिन्यू होगा, तब तक फाइनल डिग्री ऑब्टेन हो गई है। सो कोर्ट सेज इन द प्रेजेंट केस जो कंप्लेंट है वो रिटर्न कर दी गई थी बिकॉज ऑफ अ ज्यूरिसडिक्शनल एरर। सो जो ज्यूरिसडिक्शनल एरर था उसे जब तक ठीक किया गया, जब तक कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में केस फाइल करा गया, गिफ्ट डीड पहले ही बन चुकी थी, तो गिफ्ट डीड पहले ही एग्जीक्यूट करी जा चुकी थी। सो कोई भी एक्टिव प्रोसिक्यूशन नहीं था उस टाइम पे, कोर्ट में सूट जो था वो पेंडिंग नहीं था, इसीलिए जो गिफ्ट डीड है वो वैलिड है एंड इट इज नॉट हिट बाय लिस पेंडेंस। ठीक है, तो जो सूट था कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में वो नवंबर में फाइल हुआ, 29 नवंबर को, लेकिन जो गिफ्ट डीड है वो 3 जुलाई को ही एग्जीक्यूट करी जा चुकी थी। जो वो जब तक केस कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन के कोर्ट में फाइल किया गया उससे पहले ही गिफ्ट डीड फाइल मतलब एग्जीक्यूट करी जा चुकी थी। तो जो गिफ्ट डीड है वो इट इज नॉट विशिएटेड बाय सेक्शन 52 एंड इट इज टोटली वैलिड, देयरफॉर द अपील इज डिसमिस्ड। सो जो नेक्स्ट केस है वो है दलीप कौर वर्सेस जीवन राम। सो इस केस में लक्ष्मण जो होता है वो होता है ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। वो सूट फाइल करते हैं फॉर द पोजेशन ऑफ द लैंड। जो वो रिस्पोंडेंट जीवन राम हमारे रिस्पोंडेंट है, उन्हें वो प्रॉपर्टी सोल्ड करते हैं, सेल कर देते हैं, और उसके बाद में वो फॉर द पोजेशन ऑफ अ लैंड सूट फाइल करते हैं। सो जो ट्रायल कोर्ट है वो जो सूट है वो लक्ष्मण के फेवर में उसका डिसीजन लेता है, वो उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ले लेते हैं। सो फिर उसी टाइम पे जो रिस्पोंडेंट है वो सूट फाइल करते हैं हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में वो जो सूट है वो उसे एक्सेप्ट नहीं करता है, उसे डिसमिस कर देता है। लेकिन फिर वो जो रिस्पोंडेंट है वो सूट फाइल करते हैं बाय स्पेशल लीव पिटीशन अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट में। सो उतने ही टाइम में जो हमारे लक्ष्मण होते हैं ओरिजिनल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, वो जो उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं, जो हमारे इसमें एपेलेंट है दलीप कौर, उनको वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देते हैं। सो जो एपेलेंट है वो क्लेम करते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ लिस पेंडेंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि जो ये प्रोसीडिंग्स थी ये अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट, इस पे जो डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, और जो रिस्पोंडेंट होते हैं जीवन राम वो बोलते हैं कि जो ये ट्रांसफर है ये वैलिड नहीं है और डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस इस पे एप्लीकेबल होगा। सो द इश्यू इज कि जो ग्रांट ऑफ स्पेशल लीव है अंडर आर्टिकल 136, क्या वो ओरिजिनल प्रोसीडिंग का ही कॉन्टिन्यूशन मानते हैं या फिर नहीं मानते हैं। तो लिस पेंडेंस उन पे भी एप्लीकेबल होता है स्पेशल लीव के ऊपर या फिर नहीं होता है, ये हमारा इश्यू है प्रेजेंट केस में। सो सुप्रीम कोर्ट सेट दैट द हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है वो एक उसका पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है, और जो पिरामिडिकल स्ट्रक्चर है उसके सबसे हेड पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट हमारा सबसे मतलब एकदम गारंटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके पास ओरिजिनल और एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन है, उसके पास पावर है कि वो ऐसा डिग्री और ऐसी जजमेंट पास करे जो जस्टिस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस सुप्रीम कोर्ट का कोई भी डिसीजन होगा वो सारे ही जो कोर्ट्स है विद इन द टेरिटरी
territory of India, it is applicable on them. So under Article 136 of Constitution, Supreme Court has a discretion to grant special leave to appeal from any judgment, decree, determination, sentence or order in any cause or matter passed by made by any tribunal or court within the territory of India. So जो सुप्रीम कोर्ट के पास 136 आर्टिकल के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के पावर है वो बहुत ही ज्यादा वाइड है, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा वाइड है. सो इसीलिए कोर्ट कहते हैं कि जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो ओरिजिनल सूट का ही कॉन्टिन्यूशन माना जाएगा, वो सूट से अलग नहीं है. इट इज एन पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ सेम सूट. जैसे कि हमने एक्सप्लेनेशन में भी पढ़ा था कि सेक्शन 52 तब तक एप्लीकेबल होगा जब तक जो फाइनल एकदम कंप्लीट सेटिस्फैक्शन हमने हाईएस्ट एपेलेट कोर्ट से नहीं ले लिया है, चाहे कुरेटिव पिटीशन है, तब तक भी वो जो सेक्शन 52 है तब तक वो एप्लीकेबल होगा. ठीक है. सिर्फ कि जो स्पेशल लीव पिटीशन है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर ली है और वो अपील में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस वुड नॉट बी एप्लीकेबल. डॉक्ट्राइन ऑफ लिस पेंडेंस वुड बी एप्लीकेबल till the final remedy is appealed. Therefore, court said that the proceedings are in continuation of a original suit and the principle of lis pendens is applicable on them. Therefore, the appeal is dismissed.